अस्सलामु अलैकुम। आज जो कहानी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये हमें पंजाब के एक छोटे से शहर शेरगढ़ से बिलाल नामी एक नौजवान ने भेजी है। बिलाल अब एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनकी यूनिवर्सिटी के दिनों का यह वाकया आज भी उनके जहन पर नक्श है। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और खुदी की ताकत का एक ऐसा किस्सा है जो हमें सिखाता है कि असल ताकत जाहिरी नहीं, बल्कि बातिनी होती है। आइए बिलाल की जबानी उनकी यह आप बीती सुनते हैं। मेरा नाम बिलाल है और मेरा ताल्लुक शेरगढ़ के एक किसान घराने से है। हम लोग जमीन से जुड़े हुए सादा लोग हैं, मगर हमारा ईमान और दीन से रिश्ता बहुत पुख्ता है। वालिद साहिब ने बचपन ही से हमें स्कूल की तालीम के साथ साथ कुरान पाक की तालीम भी दिलवाई। अल्लाह का करम है कि मैंने कुरान हिफ्ज किया, जिसके साथ साथ मसनून दुआओं और हिसारबंदी के तरीकों पर भी खास तवज्जो दी गई। हमारे गांव में जिन्नात, भूत प्रेत और दीगर हवाई मखलूकात के कस्से कहानियां आम थीं। मैं तो ऐसे ही वाकयात सुनते और कभी कभार महसूस करते हुए बड़ा हुआ था। मेरे वालिदैन गरीब जरूर थे, मगर वो उन मखलूकात की शरारतों से बचने का हुनर जानते थे। हमें हिफ्ज के दौरान खास तौर पर ऐसी दुआएं नज़बर कराई जाती थीं जिनसे आप अपना रूहानी हिसार कायम कर सकते हैं और उन मखलूकात के शर से महफूज रह सकते हैं। सुबह व शाम उन दुआओं का विर्द करना और अपने गिर्द एक ख्याली मगर रूहानी फसील बांधना हमारा मामूल था। इसीलिए अल्लाह ने हमें हमेशा उन मखलूकात के शर से महफूज रखा। मगर मैं यह नहीं जानता था कि बचपन की यह तालीम मुस्तकबिल में मेरे लिए किस तरह ढाल बनेगी। इस बात की गहराई मुझे तब समझ आई जब मैं यूनिवर्सिटी की तालीम के लिए शहर आया। हमारे इलाके में मैट्रिक तक सरकारी स्कूल से तालीम हासिल करने के बाद मैंने प्राइवेट कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। मेरे नंबर बहुत अच्छे आए क्योंकि मैं शुरू से ही पढ़ाई में मेहनती और ज़हीन था। मेरे वालिद एक किसान हैं और किसानों के माशी हालात से कौन वाकिफ नहीं। हम 4 बहन भाई हैं, 3 बहनें और मैं इकलौता भाई। मुझे बचपन से ही तालीम हासिल करके अपनी और अपने घर वालों की तकदीर बदलने का जुनून था। मेरी बहनों को पढ़ाई से ज्यादा रगबत न थी। गांव में हाई स्कूल होने के बावजूद वो बामुश्किल लिखना पढ़ना ही सीख पाई, लेकिन दूसरी तरफ वो दीनी तालीम में बहुत आगे थी। सब हाफिजा और आलिमा थी। मेरा ख्वाब कुछ और था। मैं आगे पढ़ना चाहता था ताकि अपने हालात बदल सकूं। इंटर के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए मेरे गांव के चचा इकराम के बेटे जुनैद ने मेरी रहनुमाई की। जुनैद को शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ता देखकर ही मेरे दिल में भी यह ख्वाहिश जागी थी कि मैं भी आला तालीम हासिल करूं। यह पहली बार था कि मैं किसी बड़े शहर जा रहा था। गांव के सीधे सादे माहौल का आदी होने की वजह से हॉस्टल में रहने का तसव्वुर ही मुझे मुश्किल लग रहा था। मगर जुनैद ने समझाया कि शुरू में परेशानी होगी, लेकिन जब एक दफा शहर, हॉस्टल और यूनिवर्सिटी के माहौल को समझ जाओगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। खैर, मेरा पहला सेमेस्टर शुरू हुआ। शुरू के दिन मेरे लिए बहुत कठिन थे। ज्यादातर तुलबा मेरा बहुत मजाक उड़ाते। मेरे बात करने का देहाती अंदाज और उनके शहरी लबो लहजे में जमीन आसमान का फर्क था। मैंने अपनी जिंदगी गांव की पगडंडियों और खेतों से बाहर गुजारी ही नहीं थी। तुलबा को वैसे भी एक दूसरे के नाम रखने और किसी को चिढ़ाने का बहुत शौक होता है, और यूं मैं पूरी यूनिवर्सिटी में पेंडू के नाम से मशहूर हो गया। मैं जहां से गुजरता, लड़कों के गिरोह मुझ पर आवाजें कसते और पेंडू पेंडू कहकर पुकारते। मेरा लिबास उनकी तरह जदीद न था, न मेरे बालों का स्टाइल, न मेरे चलने का अंदाज। मैं उन सब में एक अलग और अजीब मखलूक लगता था। क्लास में लेक्चर के दौरान अगर मैं उस्ताद से कोई सवाल पूछता तो पीछे से लड़कों का एक मखसूस गिरोह मुझ पर जुमले कसना शुरू कर देता। असातिजा भी अक्सर उन अमीर और बाअसर लड़कों को कुछ कहने से गुरेज करते थे। जुनैद मुझसे यूनिवर्सिटी में कम ही मिलता, क्योंकि उसका और मेरा डिपार्टमेंट अलग अलग और काफी फासले पर थे। कभी कभार शाम को मुलाकात होती तो मैं उसे सब बताता। वो कहता कि खामोश रहना, उन्हें जवाब मत देना, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लड़के तुलबा तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं और बहुत असर और रसूख वाले हैं। दाखिला तो उन्होंने सिर्फ खाना पूरी के लिए लिया है। कुछ अरसे की बात है, उनके हाथ कोई और मशगला लग जाएगा और वो तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। बस उन्हें नजरअंदाज करो। मैंने ऐसा ही किया। मैं खामोश रहता, उनकी बातों का कोई जवाब न देता, लेकिन तन्हाई में मेरा दिल खून के आंसू रोता। उनका मजाक इतना शदीद होता कि मेरा दिल चाहता कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। रात को जब सोने के लिए लेटता तो मेरा तकिया आंसुओं से भीग जाता। मैं अल्लाह से मदद मांगता
और खुद को इस काबिल बना लेना चाहता था कि मैं भी उन जैसा बन जाऊं। कम से कम मेरा हुलिया और बोलने का अंदाज ऐसा हो जाए कि कोई मेरा मजाक न उड़ा सके। इस एहसास से कमतरी की वजह से मैं यूनिवर्सिटी के बाद अपने कमरे ही में रहने को तरजीह देता, ताकि उनकी नजरों से बचा रहूं। हॉस्टल में मेरा कमरा तीसरी मंजिल पर था और जिन लड़कों का गिरोह मुझे सबसे ज्यादा तंग करता था, उनके कमरे ठीक नीचे दूसरी मंजिल पर थे। इसलिए मेरा सामना उनसे आते जाते होता ही रहता था, मगर बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी थी। मेरे साथ जो रूममेट था काशिफ, उसका रवैया भी बहुत अजीब था। वो यूनिवर्सिटी से सीधा कमरे में आता, किताबें रखता, फ्रेश होता और इस दौरान वो मुझे कुछ अजीब नजरों से देखता। कभी मुझे घूरता, कभी कमरे के दरो दीवार को तकता और फिर खामोशी से कमरे से बाहर चला जाता और रात गए सिर्फ सोने के लिए वापस आता। सलाम दुआ के अलावा वो मुझसे कोई बात नहीं करता था। पहले तो मैं समझ नहीं सका कि वो ऐसा क्यों करता है, लेकिन बाद में जब मेरे साथ कुछ वाकयात पेश आना शुरू हुए तो मैं मामले की तह तक पहुंच गया। मैंने इन तमाम परेशानियों के बावजूद अपनी पढ़ाई को मुतासिर नहीं होने दिया। मैं पूरी तवज्जो से सिर्फ पढ़ता ताकि अपने ख्वाब को हासिल कर सकूं। मगर जल्द ही मेरे साथ हॉस्टल के इस कमरे में कुछ ऐसे वाकयात होना शुरू हो गए कि मेरा ध्यान पढ़ाई से बार बार हटने लगा। जैसा कि मैंने बताया, हम गांव के लोग गैर मरे मखलूका के वजूद से वाकिफ होते हैं और अक्सर उन्हें महसूस भी करते हैं। तो जब मेरे कमरे में कुछ गैर मामूली सरगर्मियां शुरू हुई तो मैं फौरन समझ गया कि यहाँ कोई चीज मौजूद है और वो चीज मुझे डरा कर अपने होने का एहसास दिला रही है। कमरे का दर्जा-ए हरारत अक्सर बगैर किसी वजह के इंतहाई सर्द हो जाता, जैसे किसी ने बर्फ की सिलेन रख दी हो। मैं जब नया नया हॉस्टल आया था तो कमरे की इस मुस्तकिल ठंडक को महसूस करके ठिठक गया था कि चलो, जिन्हें मैं गांव छोड़ आया था उनसे मुलाकात यहाँ भी हो गई। लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला। यह एक मुअन्नस मखलूक थी जिसने शुरू में मेरी चीजें इधर उधर करना शुरू की। अगर मैं वॉशरूम जाने के लिए तौलिया अलमारी के हुक पर लटकाता तो वापस आकर देखता तो वो बिस्तर पर पड़ा होता। नहाने के दौरान शैम्पू की बोतल साथ लेकर जाता, लेकिन जब इस्तेमाल करने के लिए हाथ बढ़ाता तो शैम्पू गायब होता। खाने के लिए अगर कोई फल लाता तो वो कमरे में वैसे का वैसा मौजूद रहता, लेकिन अगर कोई गोश्त से बनी चीज होती जैसे कबाब या सालन तो वो गायब हो जाती। मैं समझ जाता कि वो अपना हिस्सा ले गई है। मैं उठते बैठते, चलते फिरते खुद को दुआओं के हिसार में रखता था। मैं इस बात को मशहूर नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं उससे डरता नहीं था। मुझे मालूम था कि यह भी अल्लाह की मखलूका है और उनसे कैसे बचना है यह मैं बचपन से सीखता आया था। सूरह यासीन की तिलावत में चलते फिरते करता रहता। अब मैं अपने रूममेट काशिफ के रवैये को समझ चुका था। मैं जान गया था कि इस मखलूक ने उसे बहुत तंग किया है और इसी वजह से वो कमरे से भागता है और अपना ज्यादातर वक्त दूसरे दोस्तों के कमरों में गुजारता है। वो शायद अपना कमरा तब्दील करवाने की कोशिश में था, लेकिन इंतजामिया की सुस्ती की वजह से कामयाब नहीं हो पा रहा था। मैं अभी तक यह नहीं जानता था कि वो मखलूक जिन है, भूत है या चुड़ैल, बस उसके शर से बचने की तदबीर करता रहता था। जब उस मखलूक को लगा कि मैं उसकी किसी भी हरकत पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे रहा, न डर रहा हूं, न शोर मचा रहा हूं, तो उसने अपनी मौजूदगी को मजीद वाज़ेह करना शुरू कर दिया। क्योंकि उसूल यही है, आप जितना डरते हैं ये मखलूक आपको उतना ही ज्यादा डराती है। एक रात में पढ़ते पढ़ते थक कर किताबें एक तरफ रखी और बिस्तर पर लेट गया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों को जोर से खींचा हो। मैंने आंखें खोली तो कमरे में घुप अंधेरा था, लेकिन मुझे अपने बिस्तर के पांवों की तरफ एक साया खड़ा नजर आया। वो एक औरत का हयूला था जो बस खामोशी से मुझे घूर रहा था। एक लम्हे के लिए मेरे जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने खुद को संभाला और बुलंद आवाज में सूरह अल फल्क और सूरह अन्नास पढ़ना शुरू कर दी। मेरी आवाज कमरे में गूंजी तो वो साया धीरे धीरे हवा में तहलील हो गया। इस वाकये ने यह तो साबित कर दिया था कि मेरा शक दुरुस्त था, लेकिन अभी असल कन्फ्रंटेशन होना बाकी था। पहले वाकये के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन यह तूफान से पहले का सुकूत था। मैं जानता था कि वो मखलूक हार मानने वाली नहीं थी। मेरा रद्द अमल न देना और न डरना शायद उसकी अना को ठेस पहुंचा गया था। अब उसने अपनी हिकमत अमली बदल ली थी। चीजों को गायब करने या साया दिखाने के बजाय अब उसने बराह ए रास्त राब्ते की कोशिश शुरू कर दी। रात को सोते हुए मुझे अक्सर अपने कानों में सरगोशियां सुनाई देती, जैसे कोई बहुत धीमे लहजे में मेरा नाम पुकार रहा हो। कभी लगता
जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़े होकर रो रहा है। सिसकियों की आवाज साफ सुनाई देती। मैं हर बार आंखें बंद किए दरूद शरीफ और दीगर दुआओं का विर्द शुरू कर देता और कुछ देर बाद वो आवाजें दम तोड़ जाती। मेरा रूममेट काशिफ अब मुझसे पहले से भी ज्यादा खिंचा खिंचा रहने लगा था। उसकी आंखों में मेरे लिए खौफ और हैरत का मिला जुला तासुर होता, जैसे वो पूछना चाहता हो कि तुम आखिर हो क्या चीज, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं होती थी। उधर यूनिवर्सिटी में जुहैर और उसके दोस्तों का गिरोह बदस्तूर अपनी हरकतों में मसरूफ था। उनका मुझे पेंडू कहकर छेड़ना रोज का मामूल था, लेकिन अब उनकी बातों का मुंह पर असर होना कम हो गया था। एक तरफ उन लोगों की जहनी अजियत थी तो दूसरी तरफ कमरे में गैर मरई मखलूक की मौजूदगी का दबाव। इन दो मुहाजों पर लड़ते लड़ते मैं शायद अंदर से बहुत मजबूत हो गया था। फिर एक दिन उस मखलूक ने अपने आप को मुझ पर पूरी तरह जाहिर कर दिया। यह फज्र की अजान से कोई आधा घंटा पहले का वक्त था। मैं गहरी नींद में था कि मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कंधे को पकड़कर जोर जोर से हिला रहा है। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। कमरे में हल्की सी रोशनी थी जो खिड़की से आ रही थी। मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के बिल्कुल पास चंद इंच के फासले पर एक औरत खड़ी थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, जैसे किसी ने तेजाब फेंक दिया हो। जली हुई खाल उसके गालों से लटक रही थी और उस तरफ की आंख का डीला बाहर को उबला पड़ रहा था। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे और उसने मैले कुचैले कपड़े पहन रखे थे। एक लम्हे को मेरा दिल हल्का में आकर अटक गया और सांस रुकने लगी। वो कमरे में मौजूद आईने के पास खड़ी थी, मगर हैरत अंगेज तौर पर उसका कोई अक्स आईने में नजर नहीं आ रहा था। ये मंजर इतना होलनाक था कि किसी आम इंसान का दिल खौफ से फट जाता, मगर बचपन की तरबियत और अल्लाह पर पुख्ता यकीन ने मुझे संभाल लिया। दूसरे ही लम्हे मैंने अपने खौफ पर काबू पाया और पूरी कव्वत और बुलंद आवाज से आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। मेरा आयतुल कुर्सी पढ़ना था कि उसके चेहरे के तासुरात यकदम बदल गए। उसकी आंखों में शदीद गुस्सा और नफरत उभर आई और उसने एक दहाड़ मारी जो किसी जानवर की चीख जैसी थी। उसकी चीख के साथ ही वो एक काले धुएं की तरह हवा में तहलील हो गई। मैं कांपते हुए हाथों से बिस्तर पर बैठ गया और सुबह की अजान तक कुरान पाक की तिलावत करता रहा। इस रात के बाद मैं समझ गया कि यह कोई मामूली आसेब नहीं, बल्कि एक ताकतवर और शरीर चुड़ैल है। इस वाकये के बाद मैंने फौरन अपने वालिद साहिब को फोन किया। मैंने उन्हें तमाम वाकयात तफसील से बताए। मेरे वालिद, जो खुद ऐसे मुआमलात का तजर्बा रखते थे, मेरी बात सुनकर बिल्कुल परेशान नहीं हुए। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा, बेटा डरना नहीं, तुम अल्लाह के कलाम के हाफिज हो। तुम्हारे पास वो ताकत है जिसका उन शरीरों के पास कोई तोड़ नहीं। तुम अपना हिसार मजबूत रखो और 5 वक्त की नमाज और तिलावत का मामूल मत छोड़ना। फिर उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए यहाँ गांव से भी हिसार बंदी कर देंगे ताकि वो मखलूक का मुझे कोई जिस्मानी नुकसान न पहुंचा सके। वालिद साहिब की बातों से मुझे बहुत हौसला मिला और मेरा डर बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे यकीन हो गया कि अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके बाद भी इस चुड़ैल ने 2-3 बार खुद को जाहिर करके मुझे डराने की कोशिश की। कभी वो छत से उल्टी लटकी नजर आती तो कभी वॉशरूम के आईने में उसका जला हुआ चेहरा दिखाई देता, लेकिन हर बार मेरा रद्द अमल वही होता, बुलंद आवाज में कुरानी आयात की तिलावत, और हर बार वो गुस्से से चीखती हुई गायब हो जाती। अब एक नया मोड़ आया। मेरा रूममेट काशिफ, जो अब तक खामोश था, एक शाम जब मैं कमरे में पढ़ रहा था तो हिम्मत करके मेरे पास आया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने धीमी आवाज में पूछा, बिलाल भाई, आप सच सच बताइए, क्या आपको इस कमरे में कुछ अजीब महसूस नहीं होता? मैंने अनजान बनते हुए कहा, कैसा अजीब? उसने कांपती आवाज में कहा, भाई, जब मैं इस कमरे में अकेला होता था तो मेरे साथ बहुत अजीब वाकयात होते थे। चीजें खुद ब खुद गिरती। रात को कोई मेरे बिस्तर पर आकर बैठ जाता। मुझे लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगा। मैं डर के मारे यहां रह ही नहीं सकता था। मैंने कई बार वार्डन से कमरा बदलने की दरख्वास्त की, लेकिन कोई नहीं सुनता। मगर आप यहां इतने सुकून से कैसे रह रहे हैं, जैसे कुछ है ही नहीं? क्या आपने उससे दोस्ती कर ली है? उसके आखिरी जुमले पर मुझे हंसी आ गई, लेकिन मैंने खुद को संजीदा रखा। मैं जानता था कि अगर मैंने सच बता दिया तो ये बात पूरे हॉस्टल में फैल जाएगी कि मैं कोई आमिल, पीर या फकीर हूं, और फिर मेरा यहां रहना मजीद मुश्किल हो जाता। मैंने सिर्फ इतना कहा, काशिफ,
तुम वहम करते हो। मैं तो 5 वक्त का नमाजी हूँ और अल्लाह का कलाम पढ़ता रहता हूँ। जिस जगह अल्लाह का नाम लिया जाए वहां ऐसी कोई चीज नहीं ठहर सकती। तुम भी नमाज पढ़ा करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी इस बात का उस पर गहरा असर हुआ। वो खामोशी से सर हिलाकर चला गया। शायद मेरी बात उसके दिल में उतर गई थी, या शायद वो मुझे कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग समझने लगा था। अब इस चुड़ैल ने मुझे सताने का हर हरबा आजमा लिया था। जब वो किसी भी तरह मेरे काबू में ना आई और वालिद साहिब की तरफ से की गई हिसार बंदी ने उसके रास्ते मजीद मसदूद कर दिए, तो उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश तर्क कर दी। मेरे कमरे में गैर मामूली सरगर्मियों का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब जो वाकयात मेरे कमरे में हो रहे थे, वैसे ही वाकयात मुझसे नीचे वाले फ्लोर पर यानी दूसरी मंजिल के कमरों में होना शुरू हो गए। और वो कमरे उन्हीं लड़कों के थे जो मुझे पेंडू कहकर तंग करते थे। जल्द ही पूरे फ्लोर पर एक हलचल मच गई और उनकी हंसी और कह खौफ और चीखों में बदलने लगे। मेरे कमरे में सुकून हो चुका था, लेकिन अब हॉस्टल की दूसरी मंजिल एक खौफनाक कहानी का मरकज बन चुकी थी। जोहैर और उसके दोस्त, जो कल तक पूरे हॉस्टल में दंदनाते फिरते थे और हर कमजोर तालिबे इल्म को तजहीक का निशाना बनाते थे, अब खुद दहशत का शिकार थे। रातों को उनके कमरों से चीखने, चिल्लाने और चीजें टूटने की आवाजें आने लगीं। कभी कोई कहता कि सोते हुए किसी ने उसे बिस्तर से नीचे गिरा दिया, तो कोई शिकायत करता कि वॉशरूम में उसे किसी ने बंद कर दिया और दरवाजा बाहर से खटखटाता रहा। उनकी हालत दिन ब दिन गैर होती जा रही थी। नींद पूरी न होने की वजह से उनकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ गए थे और चेहरों पर हर वक्त एक अनजाना खौफ तारी रहता था। वो चुड़ैल जो मेरे रूहानी हिसार को तोड़ने में नाकाम रही थी, अब उन लड़कों पर अपनी सारी ताकत आजमा रही थी। ये लड़के ना तो नमाजी थे और न ही उनका दीन से कोई मजबूत ताल्लुक था। उनके दिल तकब्बुर, गुरूर और दूसरों को कमतर समझने की स्याही से भरे हुए थे। ऐसे दिल शैतानी कव्वतों के लिए सबसे आसान हदफ होते हैं। अब यूनिवर्सिटी में उनका रवैया यकसर बदल चुका था। वो लड़के जो मुझे देखकर आवाजें कसते थे, अब नजरें चुरा कर गुजर जाते। उनके पास अब किसी का मजाक उड़ाने का वक्त ही नहीं था। वो अपने ही मामलात में बुरी तरह उलझ गए थे। मेरा रूममेट काशिफ अब काफी हद तक नॉर्मल हो चुका था और अक्सर वक्त कमरे में ही गुजारता। वो हैरान था कि जो आसेब उसे डराता था, वो अब नीचे वाले फ्लोर पर कैसे मुंतकिल हो गया। एक दिन उसने मुझसे कहा, बिलाल भाई, ये सब बहुत अजीब है। मुझे लगता है कि वो मखलूका आपसे डरकर भाग गई है और अब उन लड़कों को तंग कर रही है। सच है, अल्लाह वालों के करीब शैतान नहीं भटकता। मैं उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा दिया और कुछ न कहा। मैं नहीं चाहता था कि यह राज खुले कि इस मामले में मेरा कोई किरदार है। कुछ ही हफ्तों में जोहैर और उसके दोस्तों की हालत इतनी खराब हो गई कि उनके वालिदैन को हॉस्टल आना पड़ा। उनमें से एक लड़के को तो असभी झटके लगने शुरू हो गए थे और उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। बाकी लड़के भी इतने खौफजदा थे कि उन्होंने हॉस्टल में रहने से इनकार कर दिया। उनके वालिदैन ने हॉस्टल इंतजामिया से बहुत शिकायत की, मगर कोई भी इस मामले को संजीदगी से लेने को तैयार नहीं था। आखिरकार जोहैर समेत इस गिरोह के तमाम लड़कों ने हॉस्टल छोड़ दिया और कुछ तो यूनिवर्सिटी ही छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद दूसरी मंजिल पर भी आहिस्ता आहिस्ता सुकून हो गया। मकाफात अमल ने अपना काम कर दिखाया था। जिन्होंने मुझे जहनी अजियत दी थी, कुदरत ने उन्हें एक ऐसी अजियत में मुब्तला किया जिसका उनके पास कोई इलाज न था। उन लड़कों के जाने के बाद मेरी जिंदगी बहुत पुरसुकून हो गई। अब कोई मुझे पेंडू कहकर नहीं पुकारता था। मैंने इस दौरान न सिर्फ अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दी, बल्कि अपने बोलने के अंदाज, अपने लिबास और अपने एतिमाद पर भी बहुत काम किया। मैंने लाइब्रेरी में वक्त गुजारना शुरू किया, अंग्रेजी अखबारात और किताबें पढ़ी और पढ़े लिखे लोगों की महफिल में बैठना शुरू किया। मैंने यह सीख लिया था कि शहर में रहने के लिए अपनी जड़ों को छोड़ना जरूरी नहीं, बल्कि अपनी शख्सियत में निखार पैदा करना जरूरी है। वक्त गुजरता गया और मैंने अपनी डिग्री अच्छे नंबरों से मुकम्मल की। अल्लाह के फजल से मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैंने वो ख्वाब पूरा कर लिया था जो मैं शेरगढ़ के खेतों से लेकर निकला था। मैंने अपने हालात बदल दिए थे, लेकिन मैं आज भी वही बिलाल हूं जो अंदर से एक किसान का बेटा है, जो 5 वक्त का नमाजी है और जिसका अल्लाह पर यकीन हर चीज से बढ़कर है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि यूनिवर्सिटी के वो इब्तिदाई दिन मेरे लिए एक इम्तिहान थे। एक तरफ समाजी दबाव था
और दूसरी तरफ माफ़ौका उल फितरत मखलूक़ा का खौफ। लेकिन मेरे वालिदैन की दी हुई दीनी तालीम और मेरे ईमान की ताकत ने मुझे इन दोनों मुहाज़ों पर सुरखरू किया। मुझे समझ आया कि असल हिसार दुआओं का वो किला है जो हम अपने गिर्द तामीर करते हैं, जिसे न तो इंसानों की नफरत तोड़ सकती है और न ही जिन्नात की शरारत। ये वाकया मेरी जिंदगी का एक अहम सबक है। ये बताता है कि अगर आप हक पर हैं और आपका भरोसा अल्लाह पर है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो चुड़ैल शायद इस कमरे में बरसों से थी, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों को ही नुकसान पहुंचा सकती थी जो रूहानी तौर पर कमजोर थे। मेरा हाफिज कुरान होना और दुआओं का इल्म मेरे लिए एक ऐसी ढाल बन गया जिसे वो उबूर न कर सकी। और जब वो मुझसे मायूस हुई तो उसने उन लोगों का रुख किया जो जाहिरी तौर पर बहुत ताकतवर थे, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले थे। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो बराह एक करम इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और खानदान के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई हकीकी, खौफनाक या सबकामुज कहानी है तो हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। कमेंट करके हमें यह भी बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और इन कहानियों के बारे में आपका क्या ख्याल है।